ओके, गुड इवनिंग हिमांशी, गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग प्रणति, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग टू ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया था आप लोगों ने? गुड इवनिंग सोनाक्षी। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हो गया हो तो आगे चले फिर नेक्स्ट वाले पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 का इसका आंसर क्या है, वन वाले का? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन किया था आप लोगों ने? हो गया नहीं हो गया ये भी? इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? आंसर आंसर। सेकंड का? ठीक, चलो ठीक है। अब मुझे ये बता दो, आप लोगों को वर्कशीट मिल गई पजल की? पजल की वर्कशीट मिल गई आप लोगों को? ओके, तो इसमें से ट्राई करना शुरू करें क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस बनाए उसमें वर्कशीट में। ओके, किसी ने कोई क्वेश्चन बनाया उसको स्टार्ट किया क्वेश्चन बनाना? चलो ठीक है, उसको भी स्टार्ट कर दो करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो ये।
हिमांशी क्वेश्चन बन रहे हैं पजल के अब। चल ठीक है। संदीप हो गया। 10 students, namely this, of 10 different colleges, but not necessarily in the same order, have exam on 5 different days, starting from Monday to Friday, of the same week at either 7 or 10. Okay. Only two people have exam between J and N. Neither I nor K have exam on Friday. तो I का और K का एग्जाम फ्राइडे को नहीं है। M has exam on Tuesday at 7 a.m. L does not have exam at 10 a.m. L does not have exam at 10 a.m. इसका मतलब L exam of 7 a.m. The number of people who have exam between K and H is same as the number of people who have exam between G and L. तो K और H के बीच में जितने लोगों का एग्जाम है उतने ही लोगों का एग्जाम किसके बीच में है? G और L के बीच में। H does not have exam on any of the days after I. H does not have exam on any of the days after I. इसका मतलब क्या है? H का एग्जाम I से पहले है। J does not have exam on any of the days. J does not have exam on any of the days after L. इसका मतलब J का एग्जाम L से पहले है। F has exam immediately before M.
M does not have exam on any of the days of before K. इस लाइन को पढ़ो. M does not have exam on any of the days before K. मतलब M का एग्जाम K से पहले नहीं है, तो इसका मतलब M का एग्जाम K के बाद है. तो K का एग्जाम कब होगा बताओ. K का एग्जाम कब होगा? हाँ, मंडे 7 बजे. The one who has exam at 7 a.m. is immediately before N. Okay. The one who has exam at 7 a.m. is immediately before N. यहाँ पर इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि N का एग्जाम 10 बजे है. समझ आया ये बात? The one who has exam at 7 a.m. is immediately before N. इसका मतलब क्या हुआ? N का एग्जाम 10 बजे है. H has exam immediately after the day. H has exam immediately after the day of the one who has exam on Monday. यानी कि H का एग्जाम मंडे के नेक्स्ट डे को है, तो इसका मतलब H का एग्जाम ट्यूसडे को होगा, तो H यहाँ आ जाएगा. J does not have exam at 10 a.m. इसका मतलब J का एग्जाम कितने बजे होगा? 7 बजे. Only 3 people have exam between K and I. तो K और I के बीच में 3 लोग, यानी कि I यहाँ है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि K और H के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं. तो G और L के बीच में भी 2 लोग होंगे. ठीक है. H एग्जाम I से पहले है, तो वो चीज हो चुकी है. अब J और N के बीच में 2 का गैप है. J 7 बजे है और N 10 पर है. तो सबसे पहले कि J अगर 7 पर है, तो या तो J यहाँ पर आता है और 1 2 N यहाँ पर आएगा. अपोजिट भी हो सकता है, N यहाँ पे आ सकता है. सॉरी, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता. अब क्योंकि N 10 बजे है. अब दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि N आपका यहाँ पर आ जाए 10 बजे और 1 2 7 पे J आ जाए. ठीक है, चेक कर लेंगे. अब दूसरी चीज ये है कि आप क्या यहाँ पर क्या K और H के बीच में 2 लोग हैं, तो G और L के बीच में भी 2 लोग होने चाहिए. ठीक है. और L से पहले J का जो एग्जाम है वो L से पहले है. तो इसका मतलब L क्या फिर यहाँ पर आएगा, क्योंकि J का जो एग्जाम है L से पहले है, तो L को यहाँ आना पड़ेगा इस केस में. बट L का जो एग्जाम है वो 7 बजे है, तो ये चीज नीचे गलत हो रही है. इसको छोड़ दो यहीं पे. अब J का एग्जाम है वो L से पहले होना चाहिए, तो L का एग्जाम 7 बजे है, तो यानी कि L का एग्जाम यहाँ पर ही होगा, क्योंकि एक ही 7 बजे बच रहा है. अब K और H के बीच में 2 का गैप है, तो G और L के बीच में भी 2 का गैप होगा, तो 1 2 G यहाँ आ जाए. ठीक है. अब क्या बचा आपका? जो बच गया उसे प्लेस करते हैं यहाँ पर. E बचा है ना, E आ जाएगा. समझ आया सब लोगों को? चलो. तो हाउ मेनी पर्सन हैव द एग्जाम एट 10 o'clock बिटवीन I and L? 10 बजे कितने लोगों का एग्जाम है I और L के बीच में? तो I ये रहा, L ये रहा. 2 लोगों का एग्जाम है. टू अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज एग्जाम एट 7 a.m. तो किसका एग्जाम 7 बजे है? देख लो यहाँ पर. NLE. N 10 बजे, L का एग्जाम है. ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करो. मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये.
अंजलि, हिमांशी, खुशी, कृतिका, प्रणति, प्रतिभा, शेफाली, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी, यश। हो रहा है क्वेश्चन? ओके। हिमांशी, हो रहा है क्वेश्चन? सर हो तो रहा है, लेकिन आपने जो जितना टाइम दिया ना उतने में नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा इसमें। वेरी गुड संदेश। चलो 2 मिनट और है आप लोगों के पास। चलो 1 मिनट और है आपके पास।
चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ओके, चलो सब लोग ध्यान दो इधर, सब लोग ध्यान दोगे इधर अब। बताओ। चलो, in a family there are 9 members, A to J. There are in which 3 couples, 4 generation, 5 male family. They all are born in different years. तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो फैमिली चार्ट भी बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि 3 कपल, 4 जनरेशन, 5 मेंबर है, और सब अलग अलग ईयर्स में बॉर्न हुए, मतलब कुछ ना कुछ उससे भी रिलेटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फैमिली वाला, ये जो ब्लड का पार्ट है, ब्लड रिलेशन का, 3 कपल, 4 जनरेशन और 5 मेंबर। 3 कपल, 4 जनरेशन, 5 मेल मेंबर और 4 फीमेल मेंबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, जब 9 लोग हैं तो 5 मेल है तो ऑटोमेटिकली 4 फीमेल हो जाएंगे। तो मैंने लिख लिया। दे ऑल आर बोर्न इन डिफरेंट ईयर। 16, 2, 6। तो इस सबको अगर ईयर दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है इससे रिलेशन कुछ होगा। तो इसको सॉर्ट आउट करके लिखो, सबसे छोटे से बड़ा। सबसे पहले आएगा 1960, फिर आएगा 1962, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका सीधा 1980, 82, 88। 88 के बाद आएगा 2000, है ना, 2000 ही आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 हो गया। उसके बाद 2000, उसके बाद आएगा 2000, नहीं 2000, हाँ, फिर 2002, फिर 2006, फिर 2016। दे ऑल born इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। दे एंड डिफरेंट सैलरीज पर मंथ। अब इनकी कुछ ना कुछ सैलरी भी है, तो भाई देखेंगे यहाँ पर। एक तो इनकी उम्र दी होगी एज के हिसाब से, क्योंकि साल दे रखा है, बर्थ ईयर दे रखा है। इनकी कुछ ना कुछ सैलरी है 9 लोगों की। इनका कुछ फैमिली में रिलेशन है, तो फैमिली ट्री वहां बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग सैलरी कमाते हैं, क्या क्या सैलरी है भाई। 18, 15, 20, 16, 22, 25, 14, 10, 27 हजार, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक, आगे देखते हैं। एफ एंड के आर मैरिड कपल। तो अब जो भी ब्लड रिलेशन का डाटा है उसको इस वाले पेज पे लिखेंगे, अलग से लिखना। इस तरीके के पजल्स में जहां पे 2 या 3 मिसलेनियस पार्ट होता है, हमेशा कोशिश करना कि जिसका रफ वर्क हो उसका रफ वर्क उधर ही लिखना जहां से रिलेशन हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एफ और के मैरिड कपल है। ठीक है, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। ई डी की सिस्टर है। ठीक है भाई, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि चलो इसको एफ और के को थोड़ा ऐसा उठा के इधर बना लेते हैं। अब क्या है, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, यानी कि बी एफ और के लड़के की वाइफ। सही बात है। आगे देखते हैं। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हु इज ग्रैंड मदर। मतलब एफ कौन हो गई, फीमेल हो गई। एफ ग्रैंड मदर है, इसका मतलब ये फीमेल और ये मेल, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। हु इज ग्रैंड मदर, इसकी ग्रैंड माँ है ये, ई के भाई की, तो ऑब्वियसली बात है ई की भी ग्रैंड मदर होंगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ई आपका नीचे आ जाएगा इस वाली जनरेशन में। ठीक है, अब ये नहीं पता ये इसी के चाइल्ड है, इन दोनों के या किसी और के, बट हाँ ये थर्ड जनरेशन में आ जाएंगे, ई और डी। ठीक, कहीं पे डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को भी? कहीं पे डाउट हो वहीं मुझे रोक देना आप लोग प्लीज। ठीक है मानसी। ठीक है, आगे चलते हैं। सी हैज 2 चिल्ड्रन। तो सी के बारे में तो कोई जानकारी खास है नहीं, अभी तो कुछ सी आया है। तो सी हैज 2 चिल्ड्रन। द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, इन दिस फैमिली, अर्न 18,000 पर मंथ। तो ओल्डेस्ट मेंबर तो ऑब्वियसली बात है यही होगा जो 1960 में पैदा है। तो इसकी सैलरी कितनी है, 18,000 रुपए। द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली अर्न 18,000 रुपए इन द महीना।
अब यहाँ क्या लिखा है, ईज हस्बैंड, मतलब जो ई का पति है, ई का पति है, इसका मतलब क्या है, ई शादीशुदा है, यानी कि एक और मेंबर आ गया घर में 9 लोगों में से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, ई का हस्बैंड बोर्न इन द ईयर 2002, यानी कि आप बोल सकता हूँ यहाँ पर कौन बॉर्न हुआ है, ईज हस्बैंड, born in the year 2002 and 16 years age gap between E and E's daughter. ठीक है, मतलब ई का जो हस्बैंड है उसका जो बर्थ ईयर है वो 2002 है, और ई की बेटी के अंदर 16 साल का गैप है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ई की बेटी भी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये 4 जनरेशन हो गई कंप्लीट, ई का और ई की डॉटर की एज में कितना फर्क है, 16 साल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर हो चुके। क्या यहाँ तक कहानी सबको समझ में आई, क्या यहाँ तक कहानी सबको समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। डी इज बोर्न इन द ईयर 2006, तो डी कहां पैदा हुआ है, 2006 में। एंड हिज फादर इज बोर्न इन द ईयर 1980, मतलब डी के फादर कहां पैदा हुए, 1980 में। ठीक है, देखते हैं। एफ हैज ओनली 2 सन, एफ हैज ओनली 2 सन, एफ के 2 बेटे हैं, तो एक बेटा ये हो जाएगा और एक और बेटा यहाँ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अब आप एक चीज देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग जो पिक्चर में रोल करने वाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब आप कोई नया कैरेक्टर आपका यहाँ पर नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग कंप्लीट हो चुके, यानी कि अब किसी नए रोल में कोई बंदा नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? एफ हैज ओनली 2 सन। आगे क्या लिखा है, एंड बीज हस्बैंड इज बोर्न इन द ईयर 1982, यानी कि जो बी का हस्बैंड है, बीज हस्बैंड, वो यहाँ पर आएगा। अगर बी का हस्बैंड है तो इसका मतलब बी तो फीमेल पहले से दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बीज हस्बैंड इज बोर्न इन द ईयर 1982 एंड हिज सर हस्बैंड सैलरी। एक बार नीचे दिखाना, ये वाली बात मेरे को समझ नहीं आई, एक बार नीचे करना। ये वाली बात क्या बोली है अभी आपने? अरे मैं ये चेक कर रहा था कि बी का फीमेल क्लियर हुआ है नहीं हुआ, लेकिन वो पहले क्लियर हो चुका था। हाँ ठीक है। ठीक है, उसके बाद एंड हिज हस्बैंड सैलरी इज 22,000 रुपए पर महीना, मतलब बी के हस्बैंड की सैलरी 22,000 रुपए है। द पर्सन हु अर्न्स हाईएस्ट इज हस्बैंड ऑफ ई, मतलब जो ई का हस्बैंड है उसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर, सबसे ज्यादा का मतलब है 27,000 रुपए। इसका मतलब जो ई का हस्बैंड है उसकी सैलरी कितनी, 27,000 रुपए है। तो क्या ई का हस्बैंड अभी क्लियर नहीं हुआ? तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ई का हस्बैंड कहाँ है, ई का हस्बैंड यहाँ पर है, तो 27,000 रुपए सैलरी ये अर्न कर रहा है। ठीक है, एंड हाँ आगे, पर्सन हु अर्न्स हाईएस्ट इज हस्बैंड ऑफ ई एंड देयर इज 13,000 रुपए का गैप बिटवीन ई एंड ईज हस्बैंड, यानी कि ई का और ई के हस्बैंड के बीच में 13,000 रुपए का गैप है सैलरी में। तो ऑब्वियस सी बात है, ई अगर 27 कमाता है तो ई कितना कमाती होगी, 14,000 रुपए। ई कितना अर्न कर रही होगी, 14,000 रुपए, तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सर ठीक है, एक बार ये वाली बात नहीं समझ आई मेरे को। पढ़ो क्या लिखा है। द पर्सन हु अर्न्स हाईएस्ट इज हस्बैंड ऑफ ई, मतलब जो ई का पति है उसकी सैलरी घर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, एंड देयर इज अ गैप, देयर इज 13,000 रुपीज गैप बिटवीन सैलरी ई एंड ई हस्बैंड, यानी ई और ई के हस्बैंड के बीच में 13,000 रुपए की सैलरी का फर्क है। तो यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी तो 27,000 रुपए है, तो इसका मतलब ई कितना कमाती होगी अगर उसका पति 27,000 रुपए कमाता है तो? 40,000। वही तो लिखा है, देयर इज 6 years गैप बिटवीन बी। दिखाना क्या क्या ऑप्शन है उसमें सैलरी में। अरे ई 27,000 रुपए कमा रहा है और हाईएस्ट बोला गया, तो ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना। हाँ ठीक है ठीक है। देयर इज 6 years गैप बिटवीन बी एंड बीज हस्बैंड, बी और बी के हस्बैंड में 6 साल का अंतर है। तो बी का हस्बैंड 1982 में आ रहा है,
तो या तो 6 साल बड़ा या 6 साल छोटा। 1988 है, 1976 नहीं है, यानी कि बी यहां पर आएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? ठीक। के हैज अर्न 15,000 पर मंथ, यानी कि जो के की सैलरी है वो कितना है, 15,000 रुपए है। एंड हिज सन अर्न्स 20,000 रुपए, मतलब के का जो लड़का है वो 20,000 रुपए कमाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, के का सन या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि के का सन कौन सा वाला है। तो के का जो एक सन है वो कितने कमा रहा है, 20,000 रुपए कमा रहा है। उसके बाद के इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली। अब यहाँ पर एक बार बताओ मुझे, 4 जनरेशन में सबसे बड़े तो ये इन दोनों में से कोई एक ना एक होगा। ठीक, अब ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, ब्लड रिलेशन से दादा या दादी में से कोई ना कोई बड़ा होगा। अगर ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि के इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, तो ऑब्वियस सी बात है के यहाँ पर आ जाएगा। और अगर के ओल्डेस्ट नहीं है तो उसकी वाइफ ओल्डेस्ट हो जाएगी। क्या ये वाली बात पची? सर एक बार नीचे करना, एक बार। आई समझ? चलो ठीक है। के इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। तो एच ब्रदर इन लॉ ऑफ डी का कैसे बनेगा, मतलब एच ई डी का ब्रदर इन लॉ तब बनेगा जब उसकी बहन से शादी करेगा। तो एच आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कि ई का हस्बैंड कौन हो गया, एच। तो ई का हस्बैंड एच हो गया, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ई का हस्बैंड यहाँ पर आ जाएगा आपका एच। समझ में आई ये वाली बात? ओके। ओके, के इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी एंड जे इज अ फीमेल पर्सन। अब जे कौन है, आपका फीमेल पर्सन है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास 4 फीमेल थे, तो एक फीमेल ये, 2 फीमेल ये, 3 फीमेल ये। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये भी मेल है, ये भी मेल, ये भी मेल, ये भी मेल। ये हमने कैसे डिसाइड किया कि ई का जो भी है, ई एंड ई इज डॉटर आएगा ना, तो यहाँ पर मेल कैसे होएगा, यहाँ पर फीमेल होएगा ना, क्योंकि ई और ई की डॉटर में 16 साल का फर्क है। अब जे फीमेल पर्सन है, यानी कि एफ, ये एक फीमेल हो गया, ये 2 फीमेल, ये 3 फीमेल, तो जे आ जाएगा यहाँ पे। और ये अपने आप ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 फीमेल थे और 5 मेल थे। 4 जनरेशन हो गया, 3 कपल हो गए, सर एफ और के, एक और ये मेरे को नहीं एच। समझ आई। क्यों, क्या नहीं समझ में आई, कौन सी बात समझ में ये नहीं आई? यही वाली बात आपने, ये मेल काट के पहले मेल नहीं लिखा था कि अरे भाई गलत ई लिख का। दिया था, ई की डॉटर थी ना यहाँ पे, ई एंड ई डॉटर, मैंने गलत लिख दिया था प्लस। तो तभी टोकना चाहिए ना, टोका क्यों नहीं आप लोगों ने? एक आध गलतियां तो हो जाती है ना। यहाँ पर साफ साफ लिखा है ना, ई और ई इज डॉटर, यहाँ पर फीमेल आएगा। अब वो बोल रहे हैं कि जे इज अ फीमेल पर्सन। हमारे पास टोटल 4 फीमेल है फैमिली के अंदर, तो एक तो एफ हो गई फीमेल, एक बी हो गई फीमेल, एक ई हो गई फीमेल, तो हाँ बच्ची कौन, फीमेल यहाँ आ जाएगी। ठीक है। द यंगेस्ट पर्सन अर्न्स लोएस्ट सैलरी, तो यंगेस्ट तो यही होगा 2016 वाला। और ऑब्वियसली बात है यंगेस्ट जे होगी, क्योंकि सबसे नीचे आ रही है, और तो कोई आएगा नहीं उसके। तो और सबसे कम सैलरी इसी की है। तो 18, 15, 20, 16, 22, 25, 14, 10,000 रुपये सबसे कम है, तो इसका मतलब जे की सैलरी कितनी है, 10,000 रुपये। ठीक है, अमंग ऑल। उसके बाद डी हैज अर्न सेकंड हाईएस्ट अमंग ऑल। तो सेकंड हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा कितना, 27 है, सेकंड हाईएस्ट कितना, 25 है, यानी कि डी की सैलरी कितनी है, 25,000 रुपए। मोर देन सैलरी ऑफ अ डॉटर इन लॉ, इसका मतलब क्या है, एफ अर्न्स मोर देन सैलरी ऑफ अ डॉटर इन लॉ। तो एफ की डॉटर इन लॉ यहाँ पर कौन है, बी, और एफ की सैलरी बी से ज्यादा है। तो यहाँ पर बी की सैलरी कितनी है, पता नहीं।
तो एफ की सैलरी 18,000 है, इसका मतलब एफ की सैलरी उसकी डॉटर इन लॉ से ज्यादा है, इसका मतलब बी की सैलरी 18 से कम होगी। तो 18 से कम क्या क्या ऑप्शन बचे हैं आपके पास, देखो 15,000 किसकी, 15,000 हो सकती है, 20,000 नहीं हो सकती, 15 या 16 हो सकती है, 22 नहीं हो सकती, 25, 14 और 10 ऑलरेडी हो चुकी हैं। देखो 15,000 भी हो चुकी के की, ई की 14,000 हो चुकी है, तो इसका मतलब जो बी है उसकी सैलरी कितनी होगी, 16,000 ही तो बचा, 16,000 ही तो होगी, बोलो। बोलो बोलो, यहाँ पर क्या लिखा है, समझ आया नहीं आया ये पॉइंट। देखो नीचे करना। यहाँ पे सबसे पहले सैलरी देखो क्या क्या है, 18,000 से कम होनी चाहिए, तो या तो 15 होगी, या ये नहीं हो सकती, या 16 होगी, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, 14 होगी, 10 होगी, ये नहीं हो सकती। अब यहाँ पर 10,000 रुपए जे की है तो वो नहीं होगी, 14,000 रुपए ई की सैलरी है ये भी नहीं होगी, 15,000 रुपए के की सैलरी है ये भी नहीं होगी, यानी कि सिर्फ 18,000 से कम एक ही बचा 16,000, तो बी की सैलरी 16,000 हो जाएगी। ठीक है, अब जे इज द डॉटर ऑफ ई, तो ये चीज फालतू में दी हुई है, हमें वैसे समझ में आ रही है। ठीक है, अब बात आती है जे इज द डॉटर ऑफ ई। ये चार्ट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहां पर आप देखोगे कि ई और डी ये चीज हो चुका, सी के दो बच्चे हैं, तो अगर सी बी का हस्बैंड बनता है, देखो यहां पर सी बचा है एक तो आपका कैरेक्टर, और आपका ए बचा है, एक कैरेक्टर बचा है ए, एक कैरेक्टर बचा है सी। अभी पहले इसको कंप्लीट करते, बाद में पहले ऊपर आ जाओ। यहाँ पर के की सैलरी कितनी है, 15,000 ऐसे रखो यहाँ पर, ये 22 हो गई, ये 16 हो गई। अब देखो यहाँ पर आपका, अब बचा कौन, यहाँ पर कौन आ सकता है, यहाँ पर देखो ई और ई की डॉटर में 16 साल का फर्क था, ई और ई की डॉटर में 16 साल का फर्क था, तो ई अगर बॉर्न हुई है 2016 में, तो ई की माँ कहाँ पैदा हुई होगी, 2000 में। ई की सैलरी कितनी है, 14,000। तो देखो ये भी क्लियर, 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 ये भी। अब कहानी फंसती है यहाँ पर आके, बात को ध्यान से सुनना। डी का फादर, डी का फादर और बी का हस्बैंड एक पर्सन है या अलग अलग पर्सन है, हिमांशी बताओ। डी का फादर, प्रतिभा, अगर सेम पर्सन है तो दोनों अलग अलग जगह कैसे पैदा हो रहे हैं, अलग अलग है। एक 1980 में पैदा हो रहा है, एक 1982 में पैदा हो रहा है। ये तो मैंने डाटा के अकॉर्डिंग लिखा है ना प्रतिभा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। तो भाई डी का फादर, ऑब्वियस सी बात है कि सी के यहाँ पे दो बच्चे थे, तो अगर मैं सी को यहाँ पे रखता हूं और बी का हस्बैंड बनाता हूं, सर एक बार ये बताना कि कहाँ आएगा ये डी का फादर, और ये ऊपर करना है एक बार। सी के दो बच्चे दिए हुए, पहले यहाँ पे देखो फैमिली ट्री में, डी का क्या पूछा आपने, डी का फादर और यहाँ पे देखो पहले मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे सी के दो बच्चे दिए हुए थे, ठीक है, अगर मैं सी को बी का हस्बैंड बनाता हूं, तो ये दोनों जो बच्चे हैं ई और डी, ये सी के ही होंगे क्योंकि उसके तो दो बच्चे हैं। अब डी का फादर और बी का हस्बैंड सेम पर्सन हुआ नहीं हुआ, डी का फादर और बी का हस्बैंड सेम पर्सन हुआ, बट डी का फादर और सी का हस्बैंड तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर आ रहा है ना, इसका मतलब सी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि सी के कंपलसरी दो बच्चे तो होने ही है क्योंकि वो दिया हुआ है, तो सी आएगा यहाँ पे, और ये ई और डी सी के बच्चे कहलाएंगे, तो डी का फादर कौन हो गया, सी, वो यहां आ जाएगा। ठीक है, और बचा कैरेक्टर ए, तो बी का हस्बैंड हो जाएगा ए, वो यहां आ जाएगा, तब जाकर बी का हस्बैंड ए यहां आएगा। समझ आई ये बात, सर फिर सी की वाइफ कहाँ है। नहीं है ना, है ही नहीं,
कि पैसा वो क्या ले आओ शादी करा के उसकी। फिर आपने यूं कहा था कि एक क्वेश्चन आया था, आपने यूं कहा था कि अगर मरी हुई होएगी तो उसमें मेंशन किया होगा ना, तो अगर दो बच्चे हैं तो उसकी वाइफ होएगी। आपकी पता है इन्हीं बातों में मुझे गुस्सा आती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। आप ना रट्टू तोता बनने की कोशिश करते हो। क्वेश्चन के अंदर अगर नहीं है, वो पजल का क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं कहां से लिया, शादी करा के लिया उसकी। ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दे रखा था कि के का सन 20,000 रुपए कमाता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि एक ही जगह खाली है, और 20,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो है ना, डी सी, ये के का सन ही तो है। सी यहाँ पर के का सन है। समझ आया ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये संदीप, आपने कर लिया सर 8 मिनट या 2 मिनट में करा था, अच्छा है। सर ये जो भी आपने बात बताई है ना, एक बार दोबारा बता दो। कौन सी वाली? अभी जो करंट बताई है। अरे यहाँ पर के का एक सन था, 20,000 रुपए कमा रहा था। तो के का सन कौन है? ए और सी तो है के सन। तो सी हाँ। का तो ऑलरेडी, ए का तो ऑलरेडी 22,000 रुपए था यहाँ पर, सी का यहाँ जाएगा। हाँ। बस। ये अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, आईपीएस पीओ मेंस में आया हुआ है। चलो, तो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लो। ब्लड रिलेशन का ट्री बना था प्रॉपर, अच्छी बात है संदीप, गुड, कीप इट अप। तो हु अमंग द फॉलोइंग अर्न्स लीस्ट मनी पर मंथ? तो लीस्ट मनी अर्न करने वाली कौन है? सर ईयर्स में दो जगह रॉन्ग हो गया। ओके, मैंने एक लाइन का अलग समझ लिया था, ठीक है, जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एच बॉर्न इन विन इन विन एच बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो एच कौन से ईयर में पैदा हुआ है यहाँ पे? 2002 में। ठीक है, क्लियर है सबको क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया वाला। अपनी वर्कशीट लगाना, वर्कशीट आज लगाना, अच्छे क्वेश्चन थे उसमें भी स्टार्टिंग के। चलो क्वेश्चन नंबर 24 25, दो क्वेश्चन और बचे हमारे पजल में। ये मेंस लेवल का है, ये थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब मेंस का भी नहीं, प्री का भी नहीं, उसके बीच का, वो तो कुछ होता नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 24 का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? ठीक है, तो अपनी ना वर्कशीट भी कंप्लीट कर लो अब जल्दी जल्दी, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो एक क्लास में उसकी डाउट की भी ले लूंगा फिर, ठीक है। चलो, आज सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है।